हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW के ऑल आउट पे के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमें पता चलने वाला था कि जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनियल्सन पर टर्न करने के पीछे की मेन वजह क्या थी और भी कई सारी चीजें। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। पर इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे चैनल पर वो स्पेशल वीडियो आ चुकी है जिसके बारे में बात कर रहा था, जो वीडियोस ग्लोबल ऑडियंस को अपील करने वाली है। और इसीलिए गाइज वो वीडियोस इंग्लिश के अंदर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उन वीडियोस का हिंदी वर्जन बनाऊं तो गाइज मैं डेफिनेटली उन वीडियोस का हिंदी वर्जन भी लाऊंगा। पर फिलहाल के हिसाब से मैं ग्लोबल ऑडियंस को दिमाग के अंदर रख कर थोड़ा फार इंग्लिश कंटेंट ला रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आपको भी समझ आएगा ही। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको कंटेंट क्वालिटी में जंप कैसा लगा। पर जहां तक बात है इस हफ्ते के डायनामाइट शो की, तो गाइस जॉन मॉक्सली के एक बैकस्टेज सेगमेंट से हुई। और यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी में शुरुआत से एक दूसरे के साथ थे और इन दोनों ने कमिटमेंट की थी कि ये दोनों AEW के अंदर ऐसी चीज बनाएंगे जो कि आगे चलते हुए सालों साल याद रखी जाएगी। और जॉन मॉक्सली बार बार ब्रायन के साथ मिलकर इस चीज को बिल्ड करना चाहते थे, लेकिन बार बार ब्रायन ने इसके ऊपर बेल किया और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गए, मानो कि उनका ईगो बीच में आ गया था और एक तरीके से ब्रायन उन्हें जो करना है वो भूल ही गए। ये देखकर जॉन मॉक्सली काफी गुस्सा हुए थे, इसीलिए जॉन मॉक्सली ने ब्रायन पर अटैक किया। और अब जॉन मॉक्सली AEW के अंदर वो चीज खुद से तैयार करने वाले हैं जो कि पहले मॉक्सली और ब्रायन का विजन था। और इसके लिए अगर मॉक्सली के रास्ते के अंदर जो कोई आएगा, मॉक्सली उसे कुचल कर रखने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, जिस सेगमेंट के साथ इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत हो चुकी थी, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर डार्बी एलन आते हुए दिखाई दिए और हमें पता लग चुका था कि इस वीक डार्बी और जॉन मॉक्सली एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। पर इसके बाद में टोनी शिवानी क्रिश्चियन केज को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर अपने नंबर 1 कंटेंडरशिप के बारे में बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ऑल आउट पे के अंदर अपने नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच कैश इन करने वाले थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि क्रिश्चियन केज को लगा कि टाइमिंग थोड़ी सही नहीं है, इसीलिए क्रिश्चियन केज ने अपने आप को होल्ड बैक किया। लेकिन क्रिश्चियन केज सही टाइम आने पर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच अपॉर्चुनिटी कैश इन करने वाले हैं। जो बातें क्रिश्चियन केज कर रहे थे, पर यहीं पर गौर करने की बात ये थी कि यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड लुचासोरस के लिए चैंट कर रहा था। तो वो स्टोरी भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोबेबली लुचासोरस क्रिश्चियन केज पर टर्न कर सकते हैं। पर यहीं पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि जब वो ब्रायन के खिलाफ अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी कैश इन करेंगे, तब क्रिश्चियन केज ब्रायन का वो हाल कर देंगे जो देखकर उनकी वाइफ सोचेगी कि ब्रायन को जो कंकशन है वो शायद उन्हें होता, क्योंकि ब्रायन को इन सब चीजों से गुजरना नहीं पड़ता। और ऐसे क्रिश्चियन केज बन जाएंगे नए वर्ल्ड चैंपियन। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्रिश्चियन केज अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी कैश इन कब करते हैं और हमें फाइनली ये मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें बैकस्टेज में रेने पेगेट डॉन कैलस फैमिली का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलस ने विल ऑस्प्रे से कहा कि डॉन कैलस चाहते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो पर जो टैग टीम कैसीनो गॉन्टलेट मैच होने वाला है, उस मैच के अंदर काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे टैग टीम के अंदर एंटर करे। जिसके लिए विल ऑस्प्रे ने पहले मना तो कर दिया, लेकिन डॉन कैलस ने कहा कि विल ऑस्प्रे को याद है कि डॉन कैलस ने उन्हें एक फेवर किया था और अब वो रिटर्न में एक फेवर मांग रहे हैं, तो ऐसे वो फेवर रिटर्न कर सकते हैं। जिस पर विल ऑस्प्रे मान तो गए, क्योंकि यहाँ पर काइल फ्लेचर भी चाहते थे कि वो भी चैंपियनशिप जीते और वो अकेले नहीं कर सकते, उन्हें अपना बेस्ट पार्टनर चाहिए था। और ऑस्प्रे के यहाँ कहने पर काइल फ्लेचर तो खुश थे, लेकिन यहाँ पर तकेत्सा उतने खुश नहीं थे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में कुछ होता है या नहीं। पर इसके बाद में शो का ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहां पर मैं जैक पेरी अपने मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए और वो अपनी TNT चैंपियनशिप लियो रश के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस ये मैच डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक शानदार मैच रहा है, जहां पर मैं लियो रश की तरफ से काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग ऑफेंस भी देखने को मिला। पर पहली बार किसी मैच के अंदर एंटर करते हुए जंगल बॉय जैक पेरी एक काफी बड़े स्टार दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर इस पूरे के पूरे मैच के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी ने लियो रश पर ऐसे मूव्स लगाए जो कि हम नॉर्मली जैक पेरी की तरफ से नहीं देखते। इसी वजह से ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और एक के बाद एक काफी शानदार मूव्स के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में जैक पेरी ने लियो रश पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया और अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली। पर इसके बाद जब एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में जैक पेरी का इंटरव्यू लेने के लिए गए, तो यहाँ पर बात करते हुए जैक पेरी ने कहा कि जैक पेरी जैसे लोगों की एक लाइफ के अंदर सैक्रिफाइस दी जाती है, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ के अंदर वो एक रेवोल्यूशनरी बन पाए। जो बातें जैक पेरी ने कही है, तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ऑल आउट पे पर हुए स्वर्व और हैंगमैन पेज के मैच का एक रिकैप देखने को मिला और आगे रेने पेगेट हैंगमैन पेज का इंटरव्यू ले रही थी। और यहाँ पर बात करते हुए रेने पेगेट ने कहा कि इस सबके बाद हैंगमैन पेज अपने आप के लिए क्या कहना चाहते हैं। और हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज अब भी शांत नहीं हुए और अगर स्वर्ग के पास एक नहीं बल्कि 1000 घर होते तो हैंगमैन उतने सारे घरों को जला देते, क्योंकि हैंगमैन पेज स्वर्ग से इतना हेट करते हैं। और हैंगमैन सबको ये बताना चाहते हैं कि उनके और स्वर्ग के रास्ते के अंदर जो कोई आएगा वो उसे मिट्टी में मिलाने वाले हैं, इसीलिए कोई उनके रास्ते के बीच में ना आए। जो बातें कहकर हैंगमैन यहाँ जा रहे थे, जहाँ पर एक बार के लिए हैंगमैन ने बैक्स में खड़े हुए सुपरस्टार्स पर भी अटैक कर दिया और चलते चलते डार्क ऑर्डर के आमने सामने आ गए। और यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज से कहा
कि उन्हें याद भी नहीं कि रियल हैंगमैन पेज कैसे थे, क्योंकि वो ये नहीं है। और डार्क ऑर्डर की बातें सुनकर जैसे हैंगमैन पेज आगे बढ़े, हमें हैंगमैन पेज और जेफ जेरेट एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर हैंगमैन पेज से बात करते हुए जेफ जेरेट ने कहा कि जेफ जेरेट ने अपने लाइफ के अंदर ऐसे कई सारे रेसलर्स को देखा है जो कि ग्रीफ के अंदर ऐसी बुरी बुरी चीजें करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए होती, पर जब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने काफी खतरनाक चीज कर दी है और वो वहां से वापस नहीं आ सकते, तब उन्हें इसका काफी दुख होता है। और हैंगमैन पेज को समझने की जरूरत है कि उनका वर्स्ट एनिमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। और जेफ जेरेट की ये बातें सुनते ही हैंगमैन पेज ने जेफ जेरेट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर पूरा का पूरा क्राउड आकर जेफ जेरेट और हैंगमैन पेज को सेपरेट रख रहा था। तो देखना पड़ेगा कि जेफ जेरेट के इन वर्ड्स के बाद हैंगमैन पेज अब क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर प्राइवेट पार्टी और कमांडर अपने 6 मैन टैग टीम मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, पर उनके इंटरनल चलने के दौरान ही यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने आकर इन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए पाक ने कहा कि यहाँ पर पाक सबको बताना चाहते हैं कि वो इन सब के साथ क्या कर रहे हैं। और पाक का ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ आने का मेन रीजन यही है कि ये कंपनी वैसी कंपनी नहीं है जो काफी सारे लोग कह रहे थे, और इनके पास इस कंपनी के लिए एक विजन है जो विजन पाक के पास कभी नहीं था, क्योंकि पाक एकदम डायरेक्शन ले जा रहे थे और फाइनली उन्हें एक पर्पस मिल चुका है और ये फुलफिल करने के लिए पाक को काफी मजा आएगा। जो कहकर पाक और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ चला गया, जो देखकर यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि ये ग्रुप ऐसा नहीं है जहाँ पे जॉन मॉक्सली लीड कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक रेसलर अपने आप में एक स्टार है, तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के लिए अपने बेंटले गाड़ी के अंदर आते हुए दिखाई दिए, और अपनी गाड़ी से उतरकर बात करते हुए जेरिको ने यहाँ पर कहा कि जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी की बैग लेकर आए हैं, और अगर ऑरेंज कैसिडी के अंदर दम है तो वो जेरिको को $7,000 देकर अपने बैग वापस ले जा सकते हैं। जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सैमी गवेरा और रिकोचेट के बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिला। और गाइस फिर एक बार ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर रिकोचेट और सैमी गवेरा इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और हम इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स भी देखने को मिले। और काफी दिनों बाद सैमी गवेरा को डायनामाइट शो पर परफॉर्म करता हुआ देखकर मजा भी आ रहा था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो इस मैच के आखिर में जब सैमी गवेरा अपने फिनिशर के लिए जा रहे थे, तो रिकोचेट ने इसे रिवर्स कर अपने फिनिशर वर्टिगो के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और फाइनली सैमी गवेरा को पिन कर रिकोचेट ने यह मैच जीत लिया है। पर रिकोचेट के मैच जीतते ही हमने देखा कि यहाँ पर 20 मोटोस ने आकर रिकोचेट पर अटैक कर दिया, जो देखकर सैमी गवेरा यहाँ पर स्टील चेयर लेकर रिकोचेट को बचाने के लिए आ गए, और ये देखकर मोटोस यहाँ से भाग गए। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, और क्या हमें आगे मोटोस और रिकोचेट के बीच में कोई स्टोरी देखने को मिलती है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर क्रिस स्टैटलैंडर और विल नैटनियल के मैच का एक रिकैप देखने को मिला। लेकिन इसके बाद रेन पैकेट बैकस्टेज में ओकाडा का इंटरव्यू ले रही थी, और यहाँ पर बात करते हुए ओकाडा कह रहे थे कि उनके लिए उनके कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल मैच ये काफी आसान सा मैच रहा है, और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। जो बातें ओकाडा कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर डॉन कैलस आ गए, और उन्होंने ओकाडा से कहा कि ओकाडा ने तकित्सा को पिन नहीं किया, पर ओकाडा ने कहा कि उन्हें इस कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक कहकर ओकाडा यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे ओकाडा और तकित्सा के बीच की स्टोरी कब स्टार्ट होती है, या फिर पहले से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद में शो पर डार्बी एलन आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए डार्बी एलन ने सिंपली ये कहा कि वो रिंग के अंदर है, और जॉन मॉक्सली आकर उनसे मिले। और डार्बी एलन के ऐसे कहते ही जॉन मॉक्सली यहाँ पर आ गए, और जैसे ही जॉन मॉक्सली यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं डार्बी एलन ने क्या सुना है, लेकिन वो सब झूठ हो सकता है। जो बातें जॉन मॉक्सली कर ही रहे थे कि डार्बी एलन ने जॉन मॉक्सली को चुप रहने के लिए कहा, और आगे बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन को पता है कि डार्बी और जॉन मॉक्सली इनके बीच में सिमिलरिटीज काफी ज्यादा है। दोनों ही ऐसी जगह से आए थे जिस जगह को कोई जानता भी नहीं है, और अब भी ये दोनों रेसलिंग के लिए अपना 100% देते हैं, मानो हजारों फैंस के सामने रेसल कर रहे हो या फिर सिर्फ 10-20 फैंस के सामने ही क्यों ना हो। पर डार्बी एलन और जॉन मॉक्सली इनके बीच में एक डिफरेंस है कि जॉन मॉक्सली ने जो अपने पार्टनर के साथ किया है, वो डार्बी एलन अपने पार्टनर के साथ कभी नहीं करते। और ये जॉन मॉक्सली और डार्बी एलन के बीच में डिफरेंस है। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही और पूछा कि जॉन मॉक्सली क्या चाहते हैं, पर मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब वर्ल्ड चैंपियन ही ठीक नहीं है, तो फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कैसे होगा। ये कहकर जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर डार्बी एलन को कहा कि मॉक्सली चाहते हैं कि डार्बी एलन अपनी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी जॉन मॉक्सली को हैंड ओवर कर दे, जिसका जवाब देते हुए डार्बी एलन ने काफी सही चीज कही और कहा कि जॉन मॉक्सली दोबारा से पीने तो नहीं लग गए, क्योंकि डार्बी एलन ऐसा क्यों करेंगे जबकि डार्बी एलन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी अर्न की है। और जवाब देते हुए मॉक्सली ने कहा कि डार्बी एलन तब भी रेडी नहीं थे, तब वो पहले जॉन मॉक्सली के पास उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आ रहे थे, और वो अब भी रेडी नहीं है जब वो फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। इसीलिए जॉन मॉक्सली चाहते हैं कि क्यों ना इन दोनों के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच हो जाए, और जो कोई जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएगा, और ऐसे जॉन मॉक्सली अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल शॉट अर्न कर लेंगे, क्योंकि डार्बी एलन को नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है और वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए जॉन मॉक्सली इस बार डार्बी एलन को हार्ड वे सिखाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, और जवाब देते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी जॉन मॉक्सली को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर जॉन AEW कंपनी को जलाने के लिए आए हैं तो डार्बी एलन तो यहाँ पर जली जाएंगे, लेकिन वो खुद भी जॉन मॉक्सली को अपने साथ नीचे खींच लेंगे। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही, और दोनों स्टार्स यहाँ सेपरेट हो गए। जो प्रोमो बैटल एक काफी शानदार रहा है, और अब सच में देखने के लिए मजा आने वाला है कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें एलेक्स मार्वेज क्रिस्टोफर डेनियल्स के साथ बैकस्टेज में बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर नाइजेल मैगनिस आ गए
और उन्होंने कहा कि उन्हें टोनी खान से बात करनी है और क्रिस्टोफर डेनियल्स उन्हें उनके साथ ले जाए। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर मराया में अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप एक एलिमिनेटर मैच के अंदर क्वीन अमेरिटा के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही थी। और गाइस फिर एक बार क्वीन अमेरिटा और मराया में इन दोनों के बीच का ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है और पहली बार यहाँ पर मराया में को देखते हुए ऐसा लगा कि मराया में तो खुद तो स्टार बनी रही है, लेकिन इसके साथ ही वो बाकी स्टार्स को भी एलिवेट कर रही है, क्योंकि ये मैच भी काफी शानदार मैच रहा जहाँ पर दोनों स्टार्स ने अपना 100% दिया। लेकिन मैच के आखिर में यहाँ पर मराया में ने क्वीन अमेरिटा पर टोनी स्टॉर्म का फिनिशर स्टॉर्म 0 लगा दिया और उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बात करते हुए मराया में ने कहा कि उन्होंने अब तक अपना चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं किया और यहाँ पर वो चाहती है कि वो ये सेलिब्रेशन जल्दी करे, कि उनके सेलिब्रेशन के लिए उनके साथ एक पर्सन होना चाहिए जो कि उनके काफी करीब है। और एक कहकर मराया में ने यहाँ पर मीना शेरेका को कॉल आउट किया है, तो देखना पड़ेगा कि वो कब आती है और उनका ये सेलिब्रेशन कब होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर यंग बक्स एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप्स के नंबर 1 कंटेंडर के लिए होने वाले गॉन्टलेट मैच में कम्पीट करने वाले हर एक सुपरस्टार को एक गुड लक विश करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वो भी मैच देखने के लिए रिंग साइड पर होने वाले थे। पर इसके बाद में शो पर जेमी हेडर के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला और आगे क्रिस जेरिको अपनी टीम के साथ एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर आयरन सैवेजेस को फेस कर रहे थे। और गाइस फिर एक बार यहाँ पर ये मैच एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहाँ पर हमें जेरिको की टीम पहली बार एज ए कलेक्टिव टीम किसी मैच के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिखाई दी। और इस मैच के आखिर में जब ब्रायन किट ने अपने अपोनेंट पर फिनिशर लगा दिया था, तो जेरिको ने टैग लेकर अपने अपोनेंट को पिन कर ये मैच अपनी टीम के लिए जीत लिया। पर यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको को लगता है कि ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर अगर अपनी बैक रिक्लेम नहीं करने वाले। पर जब जेरिको ऑरेंज कैसिडी की बैक देख रहे थे तब उन्हें उनके बैक के अंदर एक काफी सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली, और वो है उनके बेस्ट फ्रेंड की तस्वीर। और देखकर यहाँ पर क्लियरली लगता है कि ऑरेंज कैसिडी अभी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंडशिप को वैल्यू करते हैं, जो कैसिडी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर फ्रेंडशिप के लिए कोई जगह नहीं। जो बातें जेरिको कर ही रहे थे कि हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर ऑरेंज कैसिडी आते हुए दिखाई दिए। और कैसिडी ने कहा कि जेरिको चाहते हैं कि उन्हें $7,000 वापस मिले और ऑरेंज कैसिडी यही करने वाले हैं, और उनके पास चेंज नहीं था। तो यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने जेरिको की पूरी कार के अंदर चिल्लर्स भर दिए, जो देखकर जेरिको तो काफी गुस्सा हो रहे थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन ये भी एक अच्छा खासा सेगमेंट रहा। लेकिन इसके बाद में शो पर नाइजेल मैगनेस आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर बात करते हुए नाइजेल मैगनेस ने कहा कि काफी सारे लोगों को ब्रायन डेनियल्सन और नाइजेल मैगनेस की हिस्ट्री पता है, और अब ग्रैंड स्लैम शो के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच तो नहीं होने वाला, पर नाइजेल मैगनेस को लगता है ग्रैंड स्लैम जैसे शो पर वर्ल्ड चैंपियन कम्पीट करना चाहिए। और इसलिए अब नाइजेल मैगनेस के पास एक आइडिया है, क्योंकि उन्होंने टोनी खान से बात कर ली है और अब उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है, जिस मैच से ब्रायन डेनियल्सन काफी डरते थे। और नाइजेल मैगनेस प्रॉमिस करते हैं कि ग्रैंड स्लैम शो पर आखिरकार वही होगा जो कि ब्रायन का थीम कहता है, जो कि फाइनल काउंटडाउन, क्योंकि वो अमेरिकन कावर्ड को हरा कर रखने वाले हैं। जो बातें नाइजेल मैगनेस ने कही, और इस अनाउंसमेंट से क्राउड भी काफी खुश था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फाइनली हमें नाइजेल मैगनेस और ब्रायन डेनियल्सन अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के राइवलरी AEW के अंदर रिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं, और वो भी नाइजेल मैगनेस के वापस आने के बाद। तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमें हुक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए हुक ने कहा कि हुक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि वो रेसलिंग इंडस्ट्री के वेटरन है। पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने जो हुक के साथ किया है, तो इसके बाद हुक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जब कहे तब उनके साथ अपनी FTW चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि मैच कब होता है। पर इसके बाद में यंग बक्स मेन इवेंट मैच देखने के लिए आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आगे शो पर टैग टीम कैसीनो गॉन्टलेट मैच हो रहा था, जिस मैच की शुरुआत ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर और FTR ने की, जिससे इस मैच की शुरुआत में ही हमें इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। और एक के बाद एक इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त मूव्स की बारिश हो रही थी। जैसे में इस मैच के अंदर नए नए टीम्स पे आ रहे थे, जैसे कि द राइचस, द किंगडम, द क्लेम्ड, जो सभी इस मैच के अंदर आती ही हमें इस मैच के अंदर काफी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा था। और हमें यहीं पर मेस और मंसूर की टीम भी इस मैच के अंदर आती हुई दिखाई दी। टॉप फ्लैट ने यहाँ पर आकर अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी, और हमें एक टाइम के लिए ऑस्प्रे और डांटे मार्टिन के बीच में काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। और एक टाइम के लिए FTR ने अक्लेम पर फिनिशर भी लगा दिया था, पर सभी टैग टीम्स ने आकर यहाँ पर पिन ब्रेक किया, जो कि इस मैच की एक शानदार मोमेंट रही। पर इसके बाद आउटनर्स इस मैच के अंदर आ गए, जहाँ पर क्राउड की तरफ से उन्हें काफी तगड़ा सपोर्ट मिला, और उन्होंने इस मैच के अंदर पूरी रिंग क्लियर कर दी। लेकिन जैसे इस मैच के अंदर अगले पार्टिसिपेंट ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स आ गए, तो FTR उन पर अटैक करते करते उन्हें यहाँ से बैकस्टेज ले गए, क्योंकि इनके बीच एक राइवलरी चल रही है। लेकिन इसी में ही रिंग के अंदर एक के बाद एक काफी शानदार मूव्स हो रहे थे, और आखिरकार डांटे मार्टिन काइल फ्लेचर पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, पर काइल फ्लेचर ने नीज ऊपर करके इसे रिवर्स कर दिया, और आउट ऑफ नोवेयर विल ऑस्प्रे ने काइल फ्लेचर पर अपना फिनिशर हिडन ब्लेड लगा दिया, और काइल फ्लेचर ने उन्हें पिन कर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर ऑस्प्रे काफी सरप्राइज थे, पर फाइनली ऑस्प्रे और फ्लेचर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब यंग बक्स और विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर एक टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तो गाइस ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर सच में मैं ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और मुझे देखना है कि यहाँ पर यंग बक्स और यूनाइटेड किंगडम क्या बेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम दे पाता है या नहीं। लेकिन ऐसे ही शो ऑफर गया, जो शो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं था, लेकिन मुझे पसंद आया है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?